नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश और दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सौजन्य से कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। हमारा कार्यक्रम सजीव फोन इन है, यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। दर्शकों, हमारा कार्यक्रम नमस्कार एमपी जो है वो सोमवार से लेकर शनिवार तक हम आपके बीच में लेकर आते हैं, ठीक 12 से 1 के बीच में। और हमारे कार्यक्रम में हम विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं और हमारे साथ वरिष्ठ यहाँ पे एक्सपर्ट भी जुड़ते हैं जिससे हम चर्चा करते हैं, और कॉलर हमारे साथ जुड़ते हैं। माध्यम बहुत आसान सा है, टेलीफोन पे आप जो नंबर्स हम लोग दिखा रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर, आप उन नंबर्स को नोट कर लीजिएगा और कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज का दिन, यानी कि अगर हम बात करते हैं आज के दिन 8 जून की, तो आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में हम मनाते हैं पूरे विश्व में। और इसका बड़ा खास उद्देश्य होता है लोगों को जागरूक करना बीमारी को लेकर। लेकिन आज का जो विषय है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो हम ब्रेन ट्यूमर के बारे में तो आपको बताएंगे ही, लेकिन इसके साथ में ये भी बताएंगे कि उसका आंखों पर क्या प्रभाव पड़ता है। और हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ एक्सपर्ट के तौर पे मौजूद हैं, मैं आपसे बिल्कुल मुलाकात कराऊंगी, लेकिन उससे पहले हम नज़र डालते हैं तिथि पर। जैसे कि आज की जो तारीख है वो है 8 जून 2023, विक्रम संवत 2080, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, दिन है गुरुवार। पन्नों को हम पीछे पलटाते हैं और आज ही के दिन यानी कि 8 जून को क्या कुछ खास हुआ था इतिहास में, उस पर नजर डालते हैं। आज ही के दिन की बात करते हैं तो 1936 में भारत के सरकारी रेडियो नेटवर्क इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया था। इसी के साथ आज ही के दिन 1948 की बात करते हैं तो भारत की पहली विमान सेवा एयर इंडिया ने भारत और ब्रिटेन के बीच में हवाई सेवा शुरू की थी। और इसी के साथ में 1992 की अगर बात करते हैं तो ब्राज़ील में पहली बार वर्ल्ड एशियन डे भी मनाया गया था। और इसी के साथ में आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी है। कहते हैं दर्शकों को जो विचार होते हैं, हमेशा मैं ये बात कहती हूँ कि हमारे आज के हमारे विचार भविष्य के निर्माण में बहुत योगदान देते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम करते हैं और वैसा ही हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं। तो विचारों की बड़ी महत्वता होती है। तो आइए नज़र डालते हैं हमारे अगले सेगमेंट विचार पर। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पे आस्था, कितना भी मुश्किल समय हो ज़रूर निकलेगा रास्ता। कितनी अच्छी बात है। जब भी हम बात करते हैं कर्म की, तो सबसे पहले हम एक ही पल्ले को ज़्यादा भारी रखते हैं, या तो कहते हैं कि ईश्वर सब कर देगा और हम काम कुछ नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं ना कि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कर्मों पे तो हमें पूरा का पूरा विश्वास रखना चाहिए, कर्म करना चाहिए और ईश्वर पे आस्था हमें बना के रखना चाहिए, तभी आप मंजिल को पा सकते हैं। इसी के साथ में जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय ब्रेन ट्यूमर डे के तौर पे मना रहे हैं, और आज का जो हमारा विषय भी यही है कि उसका, अगर हम ब्रेन ट्यूमर की बात करते हैं तो आँखों पर क्या इसका असर पड़ता है, उस पर हम बातचीत करेंगे। और इसके लिए हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर नितिन गर्ग, वरिष्ठ न्यूरोसर्जन हैं बंसल हॉस्पिटल में, और इसी के साथ में आप डायरेक्टर ब्रेन ट्यूमर सपोर्ट ग्रुप के भी अध्यक्ष हैं। और इसी के साथ में हमारे बीच में बहुत ही खास, मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत ही खास नेत्र विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ डॉक्टर विनीता रामनानी जी, जो कि आई सर्जन हैं बंसल हॉस्पिटल में, और इसी के साथ में प्रेसिडेंट हैं संभव सोशल वेलफेयर सोसाइटी के। मैं आप दोनों का स्वागत करती हूँ मैम हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। सर, जैसे कि हमने आज का जो विषय चयन किया है जिसमें हम लोग बातचीत कर रहे हैं ब्रेन ट्यूमर के बारे में, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय ब्रेन ट्यूमर डे क्यों मनाया जाता है? सो देखिए, क्या है इसका मेन उद्देश्य, लोगों में जागरूकता फैलाना है। जैसे कि हम देखते हैं कि ब्रेन ट्यूमर्स बहुत कम प्रतिशत ट्यूमर्स होते हैं अगर हम पूरे शरीर के ट्यूमर्स देखें, बट ब्रेन ट्यूमर का डायग्नोसिस सुनते ही पेशेंट या उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। और उसका कहीं ना कहीं एक कारण ये है कि अभी भी हमारी सोसाइटी में ब्रेन ट्यूमर को लेके, उसके इलाज को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं या गलत फहमियाँ हैं। और कहीं ना कहीं उसका कारण यही है कि जो इलाज 20 साल 25 साल पहले होता था या 15 साल पहले होता था, समाज में यही एक थॉट प्रोसेस है कि शायद वही इलाज आज होता हो। तो ये इम्प्रूवमेंट्स जो हो गए हैं टेक्नोलॉजी में, इलाज में, और जिसकी वजह से जो हमारे परिणाम इम्प्रूव हो गए हैं, इन सब की जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ताकि पेशेंट्स जब उनका डायग्नोसिस हो या उनके परिवार जब उन्हें ये पता चलता है तो वो ज़्यादा टेंशन ना लें, ज़्यादा और
सही समय पर इलाज कराएं। तो इसी कारण से ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। जी, बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है जागरूकता ही एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हम लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं और किसी भी विषय में हम जागरूक कर सकते हैं। और इसी के साथ में मैं यहाँ पर डॉक्टर विनीता मैम से जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप आई सर्जन हैं, जब हम ब्रेन ट्यूमर की बात कर रहे हैं तो सीधे सीधे आँखों पर इसका असर पड़ता है, तो किस तरीके से पड़ता है ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सारे ब्रेन ट्यूमर्स की जो लोकेशन होती है वो देखने वाली नस यानी ऑप्टिक नर्व को दबाती है, जिसे हम सेलर या सुप्रासेलर ट्यूमर्स बोलते हैं, जिसमें पिट्यूटरी एडेनोमा कॉमन ट्यूमर होता है। कुछ मेनिंजियोमास और ग्लायोमास ट्यूमर्स होते हैं जो ऑप्टिक नर्व यानी देखने वाली नस के आसपास होते हैं या उसको इन्वॉल्व करते हैं। क्योंकि ये देखने वाली नस को इन्वॉल्व करते हैं, इसलिए जो रोशनी है वो काफ़ी हद तक डैमेज होती है। और कई बार समय पर, जैसे डॉक्टर नितिन ने बताया कि अगर अवेयरनेस की कमी के चलते समय पर इलाज नहीं हुआ तो फिर वो परमानेंटली मरीज रोशनी खो देता है। और कई पेशेंट्स को ये नहीं पता होता है कि उनकी रोशनी जो है वो ब्रेन ट्यूमर की वजह से कम हो रही है। तो अगर हम आंखों की जांच कराते हैं और सही समय पर आंखों के विशेषज्ञ उनको न्यूरोसर्जन के पास रेफ़र करते हैं, तो हम न केवल आँख की रोशनी को बचाते हैं बल्कि उनकी ज़िंदगी के साथ में भी हम एक सही समय पर ट्यूमर का डायग्नोसिस करके भविष्य के लिए उनको ठीक कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब हम बात कर रहे हैं कि किसी भी विशेष दिन को जब हम मनाते हैं तो उसका उद्देश्य होता है लोगों को जागरूक करना। तो डॉक्टर नितिन सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब उद्देश्य हमारा लोगों को जागरूक करना ही है समाज को, तो आपके द्वारा आज के दिन क्या कुछ किया जा रहा है खास लोगों को जागरूक करने के लिए? देखिए, मेनली तो हम लोग कैंपेन्स रन करते हैं और आजकल सोशल मीडिया सबसे इफ़ेक्टिव कैंपेन है यूट्यूब पे, फेसबुक पे। उसका मेन उद्देश्य है लोगों को ये बताना कि ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट संभव है, बहुत सरल है, सही समय पर लेने से उसके रिज़ल्ट्स या आउटकम बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा, हम ये बताना चाहते हैं कि सब ब्रेन ट्यूमर एक जैसे नहीं होते हैं। काफ़ी बार हमने देखा है कि पेशेंट्स एक दूसरे का सुनते हैं कि उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था, उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहा। ब्रेन ट्यूमर का जो रिज़ल्ट ट्रीटमेंट होता है और जो रिज़ल्ट होता है, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक, किस प्रकार का ट्यूमर है, और दूसरा कौन से टाइप का, किस जगह पे लोकेटेड है। सो मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट 120 प्रकार के ब्रेन ट्यूमर होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना लोगों को, पेशेंट्स को, क्योंकि हर एक ट्यूमर का जो रिज़ल्ट है, जो आउटकम है, वो डिफरेंट होता है। ग्रॉसली दो प्रकार के होते हैं, बेनाइन और कैंसरस या मैलिग्नेंट। तो बेनाइन ट्यूमर्स में अगर सही समय पर ट्रीटमेंट होता है तो लाइफ लॉन्ग कोई समस्या नहीं आती है। और दूसरा, हम ये बताना चाहते हैं कि ट्रीटमेंट इतने अच्छे हो गए हैं, इतने सेफ़ हो गए हैं आजकल, कि डिले नहीं करना चाहिए ट्रीटमेंट के डर से। ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव है और टायर 2 सिटीज़ में भी, छोटे शहरों में भी अब आजकल ट्रीटमेंट उपलब्ध हो गए हैं। सो सही समय पर ट्रीटमेंट लेने से रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। सो इसी चीज़ों को अवेयर करने के लिए हम ये सब कैंपेन्स रन करते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि 120 प्रकार के ट्यूमर्स के आप टाइप हम बता रहे हैं, तो उसमें से सबसे ज़्यादा कौन से ऐसे ट्यूमर्स हैं जो आमतौर पे देखे जाते हैं? राइट। सो दो मुख्य तौर पर देखे जाते हैं। एक होता है ग्लायोमास, जो कि एक प्रकार का ट्यूमर होता है, और दूसरा होता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मतलब शरीर में दूसरे अंग के कैंसर ब्लड के ज़रिए ब्रेन में पहुंचते हैं, तो उसको मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। सो मोटे मोटे तौर पर ये दो कॉमन ट्यूमर्स होते हैं। बिल्कुल। अगर मैं बात करती हूँ लक्षण की, तो मुख्यतः लक्षण, क्योंकि आपने बोला कि जल्दी से इलाज शुरू किया जाए, तो लक्षण को तो जानना सबसे पहले ज़रूरी होगा। तो कौन से मुख्यतः ऐसे लक्षण होते हैं जिसमें नज़र डालेंगे आप? सो एक होता है प्रेशर इफ़ेक्ट्स, जो जब ये ट्यूमर बढ़ते हैं तो ब्रेन के ऊपर तनाव या प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो इसको हम प्रेशर इफ़ेक्ट बोलते हैं। प्रेशर इफ़ेक्ट में मुख्य तौर पर सर दर्द होना। अब यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा कि नॉर्मली सर दर्द एक बहुत कॉमन समस्या है, बट ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड जो सर दर्द होते हैं वो रीसेंट ऑनसेट या कुछ ही समय का सर दर्द होता है, 1 या 2 महीने से, जो पेशेंट को कभी अपनी लाइफ में नहीं हुआ हो। दूसरा, इस सर दर्द में ज़्यादातर ये नींद में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पेशेंट की नींद खुल जाती है, और सर दर्द के बाद पेशेंट को उल्टी होती है, जिससे सर दर्द कम हो जाता है। और आँखों में धुंधलापन, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रेशर की वजह से आँख की नस पे भी असर आने से आँखों की रोशनी में धुंधलापन आना, ये मुख्य तौर पर लक्षण होते हैं। दूसरा, कि कभी कभार 40 साल 50 साल की उम्र में मिर्गी का दौरा आना। जब ये मिर्गी, वैसे तो मिर्गी बहुत कॉमन होती है, बट अगर किसी को 25 साल के ऊपर की एज में मिर्गी का दौरा आ रहा है
तो वो भी एक लक्षण ब्रेन ट्यूमर की तरफ जाता है, जिसको हम इवैल्यूएट करके डायग्नोस करते हैं। और तीसरा आता है कि जिन नसों के पास ये ट्यूमर है उसके प्रेशर या उसके दबाव से कमज़ोरी आना, जैसे कि एक साइड के हाथ या पैर में कमज़ोरी आना, जो कमज़ोरी धीरे धीरे कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में प्रोग्रेस कर रही है या बढ़ रही है। सो मुख्य तौर पर ये 3 प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर विनीता मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब हम लक्षणों की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल हमने ट्यूमर के लक्षण की बात करी, लेकिन अब अगर आँखों को पर्टिकुलर फोकस करते हैं तो उसे मुख्यतः आपके पास जब आते हैं मरीज़ तो किन लक्षण को लेकर आते हैं? इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट जब आता है तो वो कंप्लेन करता है कि हमें धुंधला दिख रहा है, या हमको रंग फीके दिख रहे हैं, या किसी एक पर्टिकुलर साइड में हमें नहीं दिख रहा है। स्पेशली जैसे साइड वाला विज़न होता है, टेम्पोरल साइड, जिसे हम बाहरी दृष्टि बोलते हैं, यानी फील्ड ऑफ विज़न बोलते हैं, कि पेशेंट गाड़ी चलाते समय टकरा रहा है या चीज़ों से टकरा रहा है, तो कुछ फील्ड में परिवर्तन होते हैं जो मरीज को ये इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं वो प्रेशर इफेक्ट आ रहे हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपको कोई आंखों में कारण नहीं मिल रहा है मरीज की कंप्लेंट्स का, तो ये बहुत ज़रूरी है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको मरीज ये बोल रहा है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी फील्ड में परिवर्तन आ रहे हैं, या मुझे रंग फीके दिख रहे हैं, लेकिन आपको आँखों में कोई भी वजह नहीं मिल रही है। जो हम आँखों के टेस्ट करते हैं, जो फील्ड टेस्ट है, ओसीटी टेस्ट है, वो ये इंडिकेट करते हैं कि ये शायद ब्रेन की वजह से है। तो ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत कॉमन सिम्टम है जो कई सारी आँखों की बीमारियों में भी पाए जाते हैं। तो जैसे ग्लोकोमा एक कॉमन बीमारी है जिसमें देखने वाली नस के ऊपर दबाव आता है, लेकिन वो जो दबाव है वो आंखों के प्रेशर की वजह से है, न कि ब्रेन के प्रेशर की वजह से। तो ये डिफ्रेंशिएट करना डॉक्टर के लेवल पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे फील्ड के जो परिवर्तन होते हैं वो बहुत टिपिकल होते हैं, न्यूरोलॉजिकल फील्ड्स, वर्टिकल फील्ड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये हमको सबको सिखाया जाता है कि अगर आपको आंखों में कोई कारण नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ आप न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, उनकी MRI या CT स्कैन कराएं, ताकि हम ऐसे भयानक ब्रेन ट्यूमर्स को मिस न करें। कई बार होता है कि छोटी लेवल पे जल्दबाजी में किसी आई डॉक्टर ने देखा कि आंखें तो आपकी सब कुछ ठीक है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, और फिर पता चलता है कि वो ब्रेन ट्यूमर पनपता रह रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की या आई डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉपरली मरीज के सिम्टम्स को इवैल्यूएट करें, और अगर आंखों में कोई कारण न मिले तो ज़रूर न्यूरोलॉजिकल चेकअप कराएं। बिल्कुल, क्योंकि आमतौर पे यही देखा जाता है कि आँखें जब कुछ भी परेशानी लेकर आती हैं तो हम सोचते हैं कि ठीक है आँखों का चश्मा का नंबर बढ़ गया होगा, या फिर अपने ही घरेलू कुछ हम नुस्खे अपनाने लगते हैं, तो उसमें समय हम बहुत बर्बाद कर देते हैं। यहाँ पे दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि एक्सपर्ट हमको यहाँ बता रहे हैं कि लगातार अगर हमारे सिर दर्द रहता है और स्पेशली रात में अगर होता है और ना रात में नींद उससे खुल जाती है, उसके बाद वॉमिटिंग के बाद ही रिलीफ मिलता है, या अंग के किसी एक हिस्से में बहुत कमज़ोरी आने लगती है और आँखों की रोशनी भी कम हो रही है, तो हमें कहीं ना कहीं पर ये समझना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि सीधे हम आई स्पेशलिस्ट से और न्यूरोसर्जन से तुरंत जाकर उनसे मिलें और परामर्श लें। इसी के साथ में सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ नितिन सर कि अगर मैं इतनी सारी बातें हम जब कर रहे हैं तो इलाज की बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अब अभी हमने ये तो बात कर ली कि परेशानी है, लेकिन इसका इलाज क्या है वो भी जानना ज़रूरी है। सो बेसिकली किसी भी ब्रेन ट्यूमर का मेन ट्रीटमेंट सर्जरी होता है। सर्जरी करने के 2 कारण होते हैं। एक कि जब ट्यूमर अंदर बढ़ता है धीरे धीरे तो प्रेशर इफेक्ट क्रिएट करता है, नॉर्मल ब्रेन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, तो सर्जरी करके हम उसको निकालते हैं तो प्रेशर रिलीज़ हो जाता है। दूसरा कि किस प्रकार का ट्यूमर है, तो जब हम ट्यूमर को सर्जरी करके निकालते हैं उसको हम जांच के लिए भेजते हैं, जिसको हम बायोप्सी कहते हैं। ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार का ट्यूमर है। सो सबसे फर्स्ट स्टेप है सर्जरी। नाउ सर्जरी जो है इसी से सब डरते हैं और इसी वजह से ट्रीटमेंट डिले होता है। और मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि सर्जरी पिछले 2 दशकों में बहुत सेफ़ हो गई है। उसका कारण है कि हमारी तकनीक्स जो हैं बहुत इवॉल्व हो गई हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट तकनीक जो हम सुनते हैं आजकल, दूरबीन की उपलब्धता। दूरबीन आजकल हर सर्जरी में अलग अलग शरीर के अलग अलग अंगों में हम इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार ब्रेन ट्यूमर में भी हम दूरबीन या तो माइक्रोस्कोप या एंडोस्कोप उसका इस्तेमाल करते हैं, और इसके इस्तेमाल करने से जो रिज़ल्ट्स हैं, जो सेफ्टी है बढ़ जाती है और रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। अगर ट्यूमर की रिपोर्ट में कैंसर आता है या मैलिग्नेंट आता है तो इसमें हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना होता है, जिसमें रेडिएशन थेरेपी होती है, जिसको हम सिकाई कहते हैं,
और कुछ पेशेंट्स में कीमोथेरेपी भी देनी होती है, वो डिपेंड करता है कि रिपोर्ट क्या आती है। सो मुख्य तौर पे सबसे पहला स्टेप सर्जरी है और फिर रिपोर्ट के आधार पे अगर कैंसर है तो रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी, ये मेन ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं ब्रेन ट्यूमर के। बिल्कुल। और आपने बताया कि जब भी हम इसके इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं तो Right. सिटी एमआरआई को सबसे प्रेफरली Right. देखा जाता है। Right. तो डॉक्टर विनीता, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर मैं आई की बात करती हूँ तो मुख्यतः कौन सी जांचें हैं जो आप लोग रिकमेंड करते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम मरीज का विज़न और कलर विज़न टेस्ट करें। कई बार आपको विज़न परफेक्ट मिल सकता है लेकिन वो क्वालिटी ऑफ विज़न सही नहीं रहता है। फिर हम मरीज की ऑप्टिक नर्व की जांच करते हैं। ऑप्टिक नर्व जांच के बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें हम खुद भी फंडस एग्जामिनेशन करते हैं और उनको मशीनों से डॉक्यूमेंट करते हैं। और ये डॉक्यूमेंटेशन जो ऑप्टिक नर्व का होता है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि ऑपरेशन के बाद या इलाज के बाद कई बार वो चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो ट्यूमर्स जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है वो अगर ऑप्टिक नर्व को दबा रहा है और मरीज को नहीं दिख रहा है या उसके फील्ड में या ऑप्टिक नर्व में जो परिवर्तन है वो ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद हम कंपेयर करते हैं कि कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो पेशेंट कई बार एग्जैक्टली नॉर्मल हो जाता है। तो अगर सही समय पर इलाज किया तो ऑप्टिक नर्व के चेंजेस रिकवर हो जाते हैं और पेशेंट को कोई भी परमानेंट नुकसान नहीं होता है। इसमें फील्ड टेस्ट और ऑप्टिक नर्व की ओसिटी इम्पॉर्टेंट होती है। कई बार हमारी नस में सूजन होती है, तो अगर डॉक्टर नितिन या कोई भी न्यूरोसर्जन उस प्रेशर को रिलीव करते हैं तो वो जो सूजन होती है वो चली जाती है। और अगर वो समय रहते सूजन रिलीव हो जाती है जिसे हम पैपिलिडिमा कहते हैं, तो फिर वो परमानेंट चेंजेस नहीं आते हैं। नहीं तो फिर अल्टीमेटली ऑप्टिक एट्रोफी यानी कि नस में दबाव पड़ने की वजह से नस सूखने लगती है। कई मरीजों को डबल दिखता है, दो दिखते हैं, उनको चलने में दिक्कत होती है, उनको जो इमेजेस हैं वो प्रॉपर ऊपर नीचे दिखती है, सही नहीं दिखती है। तो सर्जरी के बाद वो जो क्रेनियल नर्व्स की जो पाल्सी होती है वो भी रिकवर हो जाती है। तो जो डबल विजन है या उनको जो चलने में दिक्कत है विजन की गड़बड़ी की वजह से, जो थर्ड फोर्थ सिक्स्थ नर्व्स का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो भी रिकवर हो जाता है। तो डबल दिखना, फील्ड में परिवर्तन होना, ये सब रिकवरेबल चीज़ें हैं। ज़रूरत है समय पर पहचान करके समय पर इलाज की। हाँ, और उसके लिए समय पर जो भी मरीज़ है उसको डॉक्टर के पास पहुंचना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक डॉक्टर तभी आपका इलाज या कोई भी जांचें तभी करवा सकता है जब आप उनके पास सही समय पर पहुंचेंगे। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि अगर मान लीजिए आपके डॉक्टर जो भी इन्वेस्टिगेशंस लिखते हैं तो उन पर विश्वास करके उन सभी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करवाना चाहिए। और इसी के साथ में मैं डॉक्टर नितिन सर आपसे जानना चाहती हूँ, जब हम इलाज की बात करते हैं तो बहुत सारी भ्रांतियां पहले आ जाती हैं, मतलब खुद पे ही क्वेश्चन मार्क आ जाता है, डॉक्टर पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, इलाज पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो मुख्यतः भ्रांतियां वो कौन सी हैं जो आप आए दिन फेस करते हैं? तो सबसे पहले हम ये फेस करते हैं कि ब्रेन ट्यूमर डायग्नोसिस हो गया मतलब कि अब हमारा सर्वाइवल या बचने की संभावना नहीं है। सबसे मुश्किल ये समझाना होता है। दूसरा कि इसका इलाज बहुत डिफ़िकल्ट है, इसमें बहुत हाई रिस्क है, इसमें लाइफ का रिस्क या कोमा में जाने का या याददाश्त जाने का रिस्क होता है। कहीं ना कहीं मैं इसमें पिक्चरों जो हमारी मूवीज़ हैं, इंडियन मूवीज़, उनको ब्लेम करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दिखाते जाते मूवीज़ में दिखाया जाता है वो सोसाइटी में एक इम्प्रेशन छोड़ जाता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट दो होती हैं रीज़न्स, और इसकी वजह से जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो डिसीजन लेने में काफ़ी हिचकिचाते हैं। तीसरा आता है कि ये सुविधाएं सिर्फ बड़े शहरों में उपलब्ध हैं। अब बड़े शहरों में जाना, अपॉइंटमेंट लेना, ट्रीटमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और उन्हें लगता है कि जो टायर 2 सिटीज़ हैं जैसे भोपाल, इंदौर, नागपुर, यहाँ पे ये सुविधाएं अभी भी उस प्रकार की उपलब्ध नहीं हैं। तो हम ये समझाते हैं कि पिछले 2 दशकों में जिस प्रकार से मेडिकल या हेल्थ केयर सेटअप इम्प्रूव हुआ है, तो ये फैसिलिटीज़ अब छोटे शहरों में भी उपलब्ध हैं। तो ये मुख्य तौर पर हमें 2 से 3 भ्रांतियों का फेस करना होता है, और काफ़ी बार हम देखते हैं कि इसकी वजह से सही समय पर डायग्नोस होने के बाद भी फैमिली मेम्बर्स इतना डिले कर देते हैं ट्रीटमेंट कि फिर वो चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं।
बिल्कुल। इसी के साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे, लेकिन यहाँ पे मैं दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि हमारा कार्यक्रम सजीव फ़ोन इन है, यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफ़ोन के माध्यम से। टेलीफ़ोन नंबर्स जो हैं हम टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उन नंबर्स को आप नोट कर लीजिएगा और हमारे साथ आप ज़रूर चर्चा में जुड़िएगा। सर, जैसे कि आपने बताया था कि जब हम लोग बातचीत कर रहे थे पहले कि आप डायरेक्टर हैं ब्रेन ट्यूमर सपोर्ट ग्रुप के, तो ये ग्रुप किस तरीके से काम करता है मरीजों के लिए और आप लोगों का क्या उद्देश्य है इस ग्रुप को बनाने का? सो ये ग्रुप का उद्देश्य जो मुख्य तौर पर है कि फैमिली जब ये डायग्नोसिस अपने परिवारजन का डायग्नोसिस सुनती है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में आती है और एक फीलिंग आती है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने हमसे ऐसा क्यों किया, या हमारे पेशेंट अब बच नहीं पाएंगे। तो इनको ये जो अक्यूट साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो ये सिचुएशन है, इससे रिलीव करने के लिए हमने ये फाउंडेशन शुरू करी है। सो इसमें मेनली हमारे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर होते हैं, वो हमारे साथ ही ओपीडी में रहते हैं और जब ये डायग्नोसिस होता है, जब हम लोग एज अ डॉक्टर फैमिली से बात करते हैं तो हम इन पेशेंट्स और फैमिली को काउंसलर के पास भेजते हैं। तो वो फिर इन चीज़ों से, इन भ्रांतियों से समय देकर वो डिस्कशन कर कर इनको टेंशन को कम करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए, एज अ न्यूरोसर्जन मैं पेशेंट या फैमिली से कुछ ही समय बात कर सकता हूँ, 7 मिनट 10 मिनट, बट साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से पेशेंट्स फैमिली 45 मिनट 1 घंटा 1.5 घंटा बात करते हैं और फिर बाद में फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए भी बात करते हैं। सो मेन उद्देश्य साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहा भी जाता है कि कोई भी इलाज ज़्यादातर तभी ज़्यादा सफल हो जाता है जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और विल पावर जिसकी बहुत अच्छी होती है तो हम उनमें बहुत ट्रेमेंडस रिजल्ट्स देख पाते हैं। और इसी के साथ में डॉक्टर विनीता मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब हमने बातें कर ली कि कौन सी जाँचें होती हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि जिन मरीज़ों की आँखों की रोशनी चली जाती है तो क्या संभावना होती है, अगर मान लीजिए सर ने सर्जरी भी कर दी है और सारा प्रेशर भी वहाँ से रिलीज़ हो गया है, रोशनी जा रही थी, तो क्या वापस से रिटेन हो सकती है वो रोशनी? काफ़ी मरीजों में रोशनी वापस आ सकती है। वो डिपेंड करता है कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ट्यूमर की लोकेशन क्या है, ट्यूमर की साइज़ क्या है और वो किस स्पीड से बढ़ा है। अगर बहुत लंबे समय से कोई ट्यूमर है और वो इग्नोर किया गया है तो फिर रिकवरी के चांसेस भी फिर थोड़े से डिले हो जाते हैं और कई बार पूरी तरीके से रिकवरी नहीं होती है। लेकिन बहुत जल्दी डायग्नोसिस हो गया है और समय पर इलाज हो गया है तो ये वाले मरीज बिल्कुल नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। और ब्रेन में और आई में या बॉडी में एक बहुत अच्छी हीलिंग कैपेसिटी होती है, तो कई मरीज 1 साल तक ग्रेजुअली रिकवर करते हैं। और हम मरीजों को यही बोलते हैं कि आप प्लीज़ होप न छोड़ें, जो भी है आपको ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट करना चाहिए और फिर धीरे धीरे करके जितनी रोशनी है उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। हम ये ना सोचें कि हमारी तो बहुत कम रोशनी बची हुई है, अब इसको क्या कर लेंगे, बट वो इतनी बची हुई रोशनी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है डे टू डे एक्टिविटी के लिए, चलने के लिए, अपना खाना देखने के लिए, बाथरूम जाने के लिए। अगर टोटल ब्लाइंडनेस हो जाती है वो ज़्यादा तकलीफ़ देह होती है बनस्पत की जितनी भी काउंट फिंगर विजन भी है वो भी किसी किसी मरीज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और कई बार मैंने ऐसे देखा है कि वो रोशनी एक आंख में ज़्यादा अफेक्ट करती है और दूसरी आंख बेटर होती है, तो नेचुरली हम जो अच्छी वाली आंख है उसको बचाने का प्रयास करते हैं ताकि उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना आए। बहुत अच्छी बात आपने ये बोली कि जो हमारे पास है उसको लेकर हमें खुश होना चाहिए, ना कि जो हमारे पास नहीं है उसको लेकर हम दुखी हों। और इसी के साथ में मैं डॉक्टर नितिन सर, मैं आपसे जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो एक पॉइंट निकला था व्यवसाय को लेकर। आपने कहा कि ऐसे मरीजों के लिए एक व्यवसाय भी ज़रूरी होता है, अगर उन्हें स्विच करना होता है तो ख़ास तरीके का व्यवसाय पे वो जा सकते हैं। वो कैसे महत्वता यहाँ पे बढ़ जाती है? देखिए, क्या होता है कि ब्रेन ट्यूमर की वजह से कुछ फंक्शंस हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। जी। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसी लोकेशन होती हैं जहाँ पे मेमोरी और कैलकुलेशन उस पे इफ़ेक्ट होता है। तो अगर कोई पेशेंट बैंक में है जहाँ पे उनका डे टू डे वर्क अकाउंट्स रिलेटेड है तो डेफिनेटली उस पर वो इम्पैक्ट आएगा। उसी प्रकार से अगर कोई टीचर हैं जिनको बुक्स चेक करना है, बच्चों को पढ़ाना है और अगर उनकी विज़न बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है, सो वो फैक्टर को हमें देखना होता है। सो ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है।
जहाँ पे ट्रीटमेंट के बाद अराउंड 3 to 6 मंथ्स के बाद हमें एक अंदाज़ा आ जाता है कि ये पेशेंट में ट्यूमर की वजह से कुछ लिमिटेशंस हैं उनकी फंक्शनैलिटी में। तो हम उन लिमिटेशंस को देखते हुए ऑप्शंस देते हैं कि अगर विज़न कम है और वो ड्राइवर हैं तो डेफिनेटली वो ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं। फिर हम उनके एम्प्लॉयर्स को लेटर्स देते हैं और उनको किसी और उन्हीं की कंपनी में किसी और पोस्ट पे करने का देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ऑक्यूपेशन अगर पेशेंट वापस जाता है तो अर्निंग कैपेसिटी, फैमिली केयर एंड खुद का जो मनोबल है वो बढ़ जाता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर ऐसे मरीजों का अगर व्यवसाय प्रभावित होता है तो वो इस चीज़ को लेके घबराएं नहीं, क्योंकि ऑप्शंस होते हैं। बातचीत करके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से मिलके भी आप कुछ ना कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सोसाइटी अब हमारी बहुत नए स्टेज दौर से गुजर रही है जहाँ पे एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। तो हम देखते हैं कि एम्प्लॉयर्स भी उनको रिटेन करना चाहते हैं और उनको दूसरे ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं जो उनकी कैपेसिटी के बल हो। सो सबसे इम्पॉर्टेंट अगेन यहाँ पे बात आती है सही टाइम पे ट्रीटमेंट, क्योंकि अगर वो सही टाइम पे ट्रीटमेंट लेंगे तो बहुत सारी लिमिटेशंस वैसी रिकवर हो जाती हैं। बिल्कुल सर, मेरा एक और प्रश्न आपसे है, क्योंकि मैं ये थोड़ा सा अपने से संबंधित प्रश्न करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। तो फिजियोथेरेपी की यहाँ पे क्या महत्व होता है? अगर हम बात करते हैं कि ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, एक साइड का अंग जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, तो उसमें कितना महत्वपूर्ण होता है? सो फिजियोथेरेपी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और कहीं ना कहीं ये एक लास्ट माइल कहते हैं हम इसको, कि पेशेंट की सर्जरी हो गई, पोस्ट ऑपरेटिव स्कैन बहुत अच्छा है, बट जो इंटीग्रेशन विद सोसाइटी है, तो कहीं अगर उनके चेहरे में तिरछापन है या खाना निगल नहीं पा रहे हैं या एक साइड हाथ पैर कमज़ोर है, तो उसके लिए हमें फिजियोथेरेपिस्ट्स का और न्यूरो रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो सोशल इंटीग्रेशन है, जो उनकी फंक्शनैलिटी है, वो वापस लाने में ये बहुत महत्वपूर्ण है। सो हम इस पे बहुत इम्प्रेशन देते हैं फैमिली पे भी कि ये करना ज़रूरी है, और इसमें समय भी लगता है। उन्हें ये भी बताते हैं कि इसमें 3 से 6 महीने का समय लगता है, और हमारी टीम होती है, और आजकल इवन फिजियोथेरेपिस्ट में बहुत एडवांसेस हो गए हैं, सब लोग इस बारे में अवेयर हो गए हैं। सो होम बेस्ड फिजियोथेरेपी भी होती है, सेंटर पे जाके भी होती है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। डॉक्टर विनीता मैम, आपका एक एनजीओ है संभव सोशल वेलफेयर सोसाइटी, उसके माध्यम से भी आप लोगों को जागरूक करती हैं, लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप बताती हैं, तो उसके लिए आप कैसे काम कर रहे हैं वो हम ज़रूर आपसे जानेंगे। लेकिन यहाँ पर एक हमारे साथ बहुत ही खास विकास खराटकर जी जुड़ गए हैं, और जो उप संचालक हैं खेल विभाग में। आप राष्ट्रीय शालेय खेल कूद प्रतियोगिता टीटी नगर में जो चल रहे हैं, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विकास खराटकर जी। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। विकास जी, हेलो। हमारा संपर्क शायद विकास जी से नहीं हो पा रहा है। मैं फिर से बताना चाहती हूँ आपको कि राष्ट्रीय शालेय खेल कूद प्रतियोगिता जो कि टीटी नगर स्टेडियम में हो रहा है, वहाँ के उप संचालक विकास खराटकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार जी। विकास जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो राष्ट्रीय शालेय खेल कूद प्रतियोगिता हो रही है, उसका क्या उद्देश्य है? बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश है। हाँ जी। मुझे लगता है कि बहुत समय के बाद ये हो पाया है जी। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। बहुत सारे बच्चे इसका इंतजार कर रहे थे कई सालों से, और ये आयोजन उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मौका दे रहा है। और भोपाल और ग्वालियर और दिल्ली 3 जगह ये आयोजन हो रहे हैं, और काफी बच्चों की पार्टिसिपेशन है, और बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। विकास जी, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कब से कब तक ये प्रतियोगिता चलने वाली है? ये चालू हुई है 6 तारीख से और 13 तारीख तक चलने वाली है। बिल्कुल। अभी तक कितने बच्चे इसमें एनरोल हो चुके हैं? देखिए, करीब करीब 4 से 5 हजार बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के जो है बच्चे, सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के कौन कौन सी मुख्यतः प्रतियोगिताएं हैं जो इसमें खेल जो हैं इस प्रतियोगिता में शामिल किए जाएंगे? देखिए, ऑलरेडी ये जो प्रतियोगिता है वो चल रही है। अभी यहाँ पर एथलेटिक्स की प्रतियोगिता चल रही है जी, और इसके अलावा बॉक्सिंग की प्रतियोगिता चल रही है। हॉकी स्टार्ट हुआ है ग्वालियर में। इसके अलावा अभी टेबल टेनिस और वॉलीबॉल स्टार्ट होना है। बिल्कुल। जूडो स्टार्ट होना है।
बिल्कुल। अगर मैं प्रदर्शन की बात करती हूँ तो आगे कहाँ पर प्रदर्शन करने वाले हैं, अगर मैं राष्ट्रीय लेवल पे बात करती हूँ तो? देखिए, नेशनल लेवल पे तो ये आयोजित हो ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। हाँ जी। तो ये आयोजन न केवल एक आयोजन है, बल्कि युवाओं को एक मौका है, जिसमें बच्चों को ये मौका मिल रहा है कि वो अपनी प्रतिभा दिखा सके। उनमें से कई सारे बच्चे जो हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक बड़ी मिसाल भी है कि विभिन्न भाषाओं, विभिन्न प्रांतों से ये बालक बालिका यहाँ पर आए हैं, और उनको एक बहुत ही अच्छे कंपटीशन को देखने का मौका मिल रहा है और उसको जीने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल, यानी कि इंडिया को ये ज़रूर रिप्रेजेंट करेंगे भविष्य में। 100% जो प्रतिभावान है उनके लिए बिल्कुल मौका है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विकास खराटकर जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, उसके लिए हमारे साथ उप संचालक थे खेल विभाग से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ में मैंने आपसे बात किया था डॉक्टर वनीता जी कि संभव सोशल वेलफेयर सोसाइटी किस तरीके से काम कर रही है, वो मैं जानना चाहती हूँ। एक्चुअली जैसा हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे कि हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, गलत फहमियाँ हैं, तो अगर हम उनको दूर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक सुनहरे हेल्थ की तरफ जाते हैं, और हमारा सुनहरा भविष्य हमारी हेल्थ से जुड़ा हुआ है। और हम सब लोगों ने कोविड में देखा ही है कि हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है, और मुझे लगता है कि जो आंखें हैं वो शरीर का आईना है। तो अगर आप आंखों को बचा लेते हैं और आंखों को अच्छे से चेकअप कराते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों को उसके थ्रू पहचान लेते हैं। जैसे डायबिटीज़ है, वो अभी बहुत ज़्यादा फैली हुई है हमारी डेली रूटीन की वजह से या कोविड की वजह से कह लें। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी है, वो एक इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है। तो कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंदु के लिए तो हमने बहुत काम किया है, पर जो हमारी इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है जिसमें कि हमें समय रहते पहचान करके रोशनी को बचाना है, उनके लिए अवेयरनेस या उनके लिए भ्रांतियाँ दूर करना है। और न केवल ये, बल्कि डेली रूटीन में हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो बैंकिंग कि हमें नॉर्मल बैंकिंग कैसे करना है, हमारे फंड्स को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, हमें प्रॉपर गाड़ी कैसे चलानी है, जो हम बेसिक एजुकेशन स्कूल में नहीं पाते हैं। जी, शायद हमारा वो उद्देश्य है। बहुत अच्छा उद्देश्य के साथ में आपका संभव सोसाइटी काम कर रहा है। और इसी के साथ में मैं डॉक्टर नितिन सर आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आज का जो दिन है वो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ब्रेन ट्यूमर डे के तौर पर मना रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं संक्षिप्त में हमारे तमाम दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि ब्रेन ट्यूमर्स एक प्रकार से किसी भी अंग में ट्यूमर्स होते हैं उसी प्रकार के हैं। इससे डरे ना, इसका सही समय पर इलाज करवाएं, क्योंकि इसके रिज़ल्ट्स सही समय पर करने से ठीक रहते हैं। और छोटे शहरों में भी इनका इलाज उतना ही अच्छा अवेलेबल है जो बड़े शहरों में है। सो सही समय पर अपने आसपास के एरिया में ही इसका इलाज कराएं, ताकि फॉलोअप भी आसान हो जाता है। बिल्कुल। और इसी के साथ में हमारे बीच में डॉक्टर नितिन गर्ग, वरिष्ठ न्यूरो सर्जन बंसल हॉस्पिटल, और इसी के साथ में डॉक्टर विनीता रामनानी जी जो कि वरिष्ठ आई सर्जन है बंसल हॉस्पिटल से। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ पे हमने जो बातचीत करी थी वो बहुत खास थी, क्योंकि आज जो है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है और उसी पे हम लोग आज ने बातचीत की। और इसी के साथ में अगला सेगमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि अगर हम बात करते हैं पर्यटन में तो कहाँ ले जाने वाले हैं। मध्य प्रदेश के अगर भोपाल के पास में अगर भीमबेटका की बात करते हैं तो नज़र डालना वहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आइए नज़र डालते हैं हमारे अगले सेगमेंट पर्यटन पर।
भीमबेटका को दूर से देखने पर लगता है मानो यहाँ की पहाड़ियां किसी किले की दीवारों से घिरी हों, लेकिन वास्तव में ये हैं विशाल चट्टानें। भीमबेटका के बारे में ऐसी धारणा है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ भी रहे थे और महाबली भीम यहाँ की विशाल चट्टानों पर बैठकर अपने भाइयों की रखवाली किया करते थे, इसीलिए इस स्थान का नाम भीमबेटका हो गया। पांडवों के प्रवास के यहाँ कई सबूत मिलते हैं। पास के लाखा जोहार के जंगल के बारे में कहा जाता है कि कौरवों ने लाख के महल को पांडवों के उसमें रहते हुए जलाया था, क्योंकि वहां पर शैलाश्रयों में विशाल पाषाणों के मकान अब भी मिलते हैं। इतिहास पर यकीन किया जाए तो यहां सबसे प्राचीन शैलचित्र मध्याश्म युग के हैं। चित्रकला से संबंधित गुफा मानव की गतिविधियां मध्यकाल तक चलती रहीं। शैलचित्रों व पुरावशेषों के अतिरिक्त किले की दीवारें, लघु स्तूप, पाषाणों के मकान, शुंग तथा गुप्तकालीन अभिलेख, शंख लिपि के चित्रित अभिलेख, परमारकालीन मंदिर व प्रतिमाएं आदि प्रकाश में आए। शैल चित्रकला का इतिहास देखा जाए तो भीमबेटका के शैल चित्र भारत के प्राचीनतम शैल चित्र माने गए हैं। डॉक्टर वाकनकर ने इन शैल चित्रों के 7 समूह बताए। उनमें से 5 समूह भीमबेटका क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भोपाल मंडल के अंतर्गत संरक्षित हैं। तो दर्शकों, अब वक्त हो गया है हमारे मेहमान से मिलवाने का, और बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव जी, जो कि सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं और साथ में प्रिंसिपल हैं निजी इंस्टीट्यूशन में। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज जो बातचीत करने वाले हैं वो एक स्टार्टअप पे बात करेंगे, यानी कि सफल युवा उद्यमी स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव जी। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम नमस्कार में। सर, जैसे कि हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं आपसे, तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ कि आपका स्टार्टअप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? मेरा स्टार्टअप बेसिकली फ़िज़ियोथेरेपी पे काम करता है। हेल्थ केयर सेक्टर में फ़िज़ियोथेरेपी है। फ़िज़ियोथेरेपी के अलावा योगा, डाइट एंड न्यूट्रिशन पे भी हम काम करते हैं, टेलर्ड रिहैबिलिटेशन पे हम काम करते हैं। ये हमारे स्टार्टअप के मेन सर्विसेज हैं। सर, जब भी हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो एक विजन होता है, एक उद्देश्य होता है। बिना उसके स्टार्टअप तो मुझे लगता है कि हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो आपने जब सोचा कि मुझे स्टार्टअप करना है, तो आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था उस समय? विगत 20 सालों से मैं फ़िज़ियोथेरेपी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, पेशेंट से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। अक्सर मैंने ये देखा है कि पेशेंट को कई बार फ़िज़ियोथेरेपी का नॉलेज नहीं है, फ़िज़ियोथेरेपी किस तरीके से होनी चाहिए उनको इसका इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। यदि फ़िज़ियोथेरेपी करवाना भी चाहते हैं तो फ़िज़ियोथेरेपिस्ट कहाँ से मिलेंगे, किस तरीके की सुविधाएं मिलेंगी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पेशेंट के साथ में समस्या होती है। अक्सर फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के साथ में भी होता है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है हमारा जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम। होम केयर सर्विस में यदि हम जा रहे हैं, घर पे हम पेशेंट को देख रहे हैं, तो उस समय पे हम पेशेंट की क्या क्या हमने एक्सरसाइजेस करवाई है, उसका हमने जो प्रोग्रेशन था उसको हम कैसे डॉक्यूमेंट करें, ये सारी समस्याएँ मेरे सामने आती थी अक्सर। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैंने कोशिश ये किया कि हम एक प्लेटफॉर्म लेके आएँ जहाँ पे हम पेशेंट को और डॉक्टर को दोनों को एक साथ ले जा सकें, जहाँ पे हम सुविधाएं प्रदान कर सकें। तो हमने एक सॉफ्टवेयर का पहले निर्माण शुरू किया जो मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन था। उसमें आगे फर्दर हमने इसको AI बेस्ड एप्लीकेशन में डेवलप किया। AI बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप करने का पर्पज़ ये था कि हम पेशेंट से प्रॉपरली इंटरेक्ट कर सकें। बिल्कुल। आपका जो है 24/7, जी, क्या उसके पीछे, नाम के पीछे क्या पर्पस है?
पर्पज़ हमारा ये था कि हमारा जो पेशेंट है हम उसको हमेशा कंटिन्यूसली सर्विस प्रोवाइड कर सकें। पेशेंट को यदि कभी भी ज़रूरत होती है फिजियोथेरेपिस्ट की तो वो सर्च कर रहा है और हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो यदि हमें मैसेज ड्रॉप करते हैं हमारे ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए, वो हमसे स्लॉट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमारे जैसी भी अवेलेबिलिटी होती है हम अकॉर्डिंगली उनको वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर सकें उस ड्यूरेशन में। बिल्कुल। अभी तक अगर मैं बात करती हूँ उन मरीज़ों की जो आपके साथ रजिस्टर्ड हुए हैं, जी। तो कितने साल हो गए हैं आपको और कितने रजिस्टर्ड हुए हैं आपके साथ मरीज़? दिसंबर 2020 में हमने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया था। तब से लेकर के अभी तक जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं वो 1700-1800 के आसपास हमारे पास पेशेंट रजिस्टर्ड हैं। और जो टोटल सेशन की यदि हम बात करें तो 21-22 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर रहा उसमें हमने 11,400 करीब सेशंस कंप्लीट किए थे। 22-23 वाले सेशन में अभी हम ऑलरेडी 3,500 सेशंस के आसपास हम पहुंच चुके हैं। वाह। ऑल ओवर इंडिया में ये सर्विसेज अवेलेबल हैं? जी, हमारा जो सेंटर है वो भोपाल बेस्ड सेंटर है। भोपाल में हमारे एक मेन सेंटर है, इसके अलावा 3 अलग अलग हॉस्पिटल्स में हमारे सेंटर हैं। इसी के साथ जो बाहर के हमारे पेशेंट हैं उनको हम ऑनलाइन माध्यम से कनेक्ट करते हैं। कुछ हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो दूसरे सिटीज़ में हैं, हम वहाँ पे उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कई बार ये होता है कि पेशेंट ने हमसे इंटरेक्शन किया, उनकी समस्याओं को हमारे जो एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट हैं उन्होंने समझा, सॉल्व किया, उसका निराकरण जो दे सकते हैं ऑनलाइन व्यवस्था में वो हम करते हैं। कई बार ज़रूरत पड़ती है कि हम पेशेंट को फिज़िकली देखें, पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए वहाँ पे एक फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए। तो हमने अलग अलग शहरों में हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो वहाँ पे जाकर के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अभी इस सिलसिले में हमारे पास अहमदाबाद, बेंगलोर और दिल्ली 3 जगह पे हम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। इतने कम समय में अगर विस्तार इतना हो जाए तो सफलता निश्चित होती है। और इसी के साथ में मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि अगर मरीज़ आपसे जुड़ना चाहते हैं तो माध्यम एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ना कन्वीनियंट है क्योंकि वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं पेशेंट अपने अपलोड कर सकता है, जिसको हमारा जो सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो उसको देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनको सजेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ में एप्लीकेशन के थ्रू ही वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। पेशेंट यदि चाहे तो अपने व्हाट्सएप नंबर पे भी ये सर्विसेज हमसे ले सकते हैं। टीम की अगर बात करते हैं, कहते हैं ना कि जब तक कारवां बड़ा नहीं होता है जी। तो सफलता थोड़ी सी पीछे हो जाती है। Right. तो अगर मैं टीम की बात करती हूँ तो कितनी डेडिकेटेड टीम है जो आपके साथ काम हमारी कर जो रही है? टीम है हम 3 पार्ट में हमने डिवाइड करके रखा हुआ है। फर्स्ट जो डायरेक्टर्स की टीम है उसमें हम 3 लोग हैं। सेकंड टीम जो है वो हमारी चूँकि हमारा AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो हमारी एक इंजीनियरिंग टीम है जो सॉफ्टवेयर को मैनेज करती है। थर्ड टीम जो कोर टीम है हमारी वो फिजियोथेरेपिस्ट की टीम है। हमारे पास 13 फिजियोथेरेपिस्ट हैं, 2 योगा ट्रेनर हैं और इसके अलावा टोटल टीम जो है वो 18 लोगों की है। वाह, कितनी अच्छी बात है। जब भी हम बात करते हैं ना आगे बढ़ने की तो कई बार व्यक्ति सोचता है अकेले ही आगे बढ़ना है, लेकिन अगर साथ बहुत से लोगों का होता है तो मुझे लगता है एक मजबूती के साथ आप आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ में मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने स्टार्टअप किया तो आपने जैसे अभी बताया कि आप योगा, डाइट एंड फिजियोथेरेपी तीनों चीज़ें देखते हैं, लेकिन अगर किसी भी इलाज की बात की जाती है तो एक होलिस्टिक अप्रोच होता है। तो क्या भविष्य में आप और भी विधाओं को इसमें जोड़ना चाहेंगे? अभी हमारे पास ऑलरेडी कुछ हॉस्पिटल्स हैं, निजी हॉस्पिटल्स हैं जिनसे हमने टाई अप किया हुआ है। ऑर्थोपेडिक कंडीशन हो गई, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, पीडियाट्रिक कंडीशन है, गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस हैं। तो इसमें आप चाहें तो हमारे डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन या फिज़िकल कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप हॉस्पिटल विज़िट कर सकते हैं जो हमारे टाई अप हॉस्पिटल्स हैं। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है एक्सपर्ट ओपिनियन की, तो उस समय पे हम अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं हम उनसे ओपिनियन लेते हैं। तो वाइस वर्सा हम इस तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं पेशेंट के साथ भी, डॉक्टर के साथ भी। बिल्कुल। जब मैं बात करती हूँ उस क्षेत्र की जहाँ पे आपको एक स्पेसिफिकली आपकी एक चॉइस होती है, क्योंकि आपने तो एक प्रॉपरली, क्योंकि इलाज के लिए तो आप किसी को मना नहीं कर सकते हैं, सभी तरीके की बीमारियों को लेकर आपके पास में लोग आते हैं, लेकिन एक होता है सॉफ्ट कॉर्नर होता है किसी विशेष वर्ग के लिए। तो क्या कुछ ऐसा वर्ग है? हमारा जो उद्देश्य है वो खास इलाज आम इंसान के लिए, ये हमारी सोच है। जी। अच्छा, जब मैंने आपसे बातचीत करी थी डॉक्टर विवेक सर, तो बात ये निकली थी कि आपसे जब लोग जुड़ें तो बीमारी के साथ ना जुड़ें, उससे पहले भी अगर बीमारी नहीं है उससे पहले भी आपसे जुड़ सकते हैं, ताकि तमाम छोटी बड़ी चीज़ों से आपसे बात करके कि फिजियोथेरेपिस्ट की ओपिनियन लेके अपने आप को बेहतर स्वास्थ्य की तरफ ले जा सकते हैं। हमारा ऐप जो है वो नॉर्मल इंसान के लिए भी है। नॉर्मल इंसान इन द सेंस
हम डे टू डे लाइफ में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में हमारा, जैसे आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं, या आपका जो दैनिक दिनचर्या है वो आप कर रहे हैं, तो उस समय पे हमारे बॉडी का पोस्चर कैसा है, किस तरीके से आपको बैठना चाहिए, किस तरीके से आपके टेबल का अरेंजमेंट होना चाहिए, ताकि आप अपने डे टू डे के काम को ऑफिस में कर रहे हैं तो उसको आप आराम से कर सकें। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हमने अपने जो सॉफ्टवेयर है उसमें एक एआई पोर्शन डाला हुआ है। एआई पोर्शन जो है वो आपके बॉडी पोस्चर को असेस करता है, एक रिपोर्ट जनरेट करके देता है। वो आपको बताता है कि आपकी बॉडी में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, जो आपका नॉर्मल पोस्चर है उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे। यदि ऐसी कोई चेंजेस आपको लग रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं और आगे होने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। आज के समय में स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मोबाइल है, लैपटॉप है, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करेंगे। आप फ्री हैं तो टेंशन रिलीव करने के लिए कुछ रील्स देखने लगते हैं या मोबाइल यूज़ करने लगते हैं। सोशल मीडिया आजकल इतना स्ट्रांग हो गया है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे स्क्रीन टाइम को बढ़ा रही हैं। अधिक से अधिक समय स्क्रीन पे बिताने से राउंडेड शोल्डर, फॉरवर्ड नेक पोस्चर, ये बहुत ज़्यादा कॉमन डेवलप दिख रहा है। यदि पेशेंट इनिशियल स्टेज पे इसको आइडेंटिफाई कर लेता है, नॉर्मल इंसान भी आइडेंटिफाई कर लेता है, तो आने वाले समय में वो अपने बॉडी को हेल्दी रख सकता है। बिल्कुल। फिज़ियोथेरेपी वैसे भी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जब बीमारी है तभी आप अपने फिज़ियोथेरेपिस्ट से संपर्क करें। यहाँ पे मैं हमेशा कहती हूँ, अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात आती है तो उसमें फिज़ियोथेरेपिस्ट बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर हमारा जो लाइफस्टाइल अच्छा होगा तो हम तमाम बीमारियाँ जो भविष्य में होने वाली हैं उसको हम पहले ही ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि उत्पन्न ही नहीं होने देंगे यहाँ पर। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए भी फिज़ियोथेरेपिस्ट से लगातार संपर्क में रहना चाहिए। प्रिवेंशन के तौर पे हम ले सकते हैं फिजियोथेरेपी को। फिजियोथेरेपी बचपन से लेकर के, बच्चे के जन्म लेने से लेकर के अंत समय तक के लिए फिजियोथेरेपी में कुछ ना कुछ अवेलेबल है। आप बीमार हैं या बीमार नहीं भी हैं तो भी हम फिजियोथेरेपी से हेल्प ले सकते हैं। आपने जब उम्र की बात करी तो मुझे एक बात याद आई कि जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो उसमें आपने कहा था कि बच्चों को लेकर आप लोग कुछ नया लेकर आने वाले हैं आपके स्टार्टअप में। फ्यूचर प्लानिंग में हमारे स्टार्टअप में हमने ये प्लान किया हुआ है कि हम पीडियाट्रिक सेक्शन एक अलग उसमें हम ऐड करेंगे, जहाँ पे अक्सर ये देखा जाता है कि माताएं जो हैं वो अपने बच्चों की छोटी मोटी समस्याओं को लेकर के परेशान रहते हैं। कई बार डॉक्टर के पास जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे की हैबिट के बारे में, बच्चे की डाइट के बारे में। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इस तरीके से डेवलप करें कि जहाँ पे एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बच्चे के लिए मिल सके, माँ को मिल सके, उसके डाइट के बारे में हम बता सकें, या छोटी मोटी जो समस्याएं हैं वो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर उसके जवाब दे सकें उसके बारे में। बिल्कुल। एजुकेशनल के बारे में हमने बात की थी कि आपका जो है एकेडमी को लेकर भी कुछ आप लोग भविष्य में प्लानिंग कर रहे हैं, अभी कर भी रहे हैं, तो उसके बारे में विस्तार से बताइए। अभी रिसेंट समय में ये हुआ है कि हमने जो भी ज्वाइनिंग करवाई, जिन भी फिजियोथेरेपिस्ट को हमने ज्वाइन करवाया अपने यहाँ पे, तो हमारी कोशिश ये होती है कि इनिशियली हम उनको 3 मंथ के OJT पे रखते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग पे रखते हैं, जहाँ पे हम उनको अपने तरीके से ट्रेन करते हैं और उसके बाद हम पेशेंट के पास उनको रेफ़र करते हैं। तो इसी को हमने एकेडमी के फॉर्म में डेवलप किया है, जिसमें बाहर के भी फिजियोथेरेपिस्ट आकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे 3 मंथ का ट्रेनिंग कोर्स है, जिसमें ऑनलाइन मोड एंड ऑफलाइन मोड दोनों ही रहता है, जहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग के लिए हम आपको बुलाते हैं। हमारे हॉस्पिटल्स जो टाई अप हैं वहाँ पे ले जाते हैं, हमारे क्लिनिक्स में कराते हैं। बिल्कुल सर, कहा जाता है जब भी हम कुछ स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मतलब हर्डल सबसे पहले आते हैं, क्योंकि कुछ भी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो रास्तों में रुकावटें बहुत आएंगी। जब आपने ये स्टार्ट किया तो आपको किन कठिनाइयों का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ा? स्टार्टिंग में सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये था कि चूँकि फिजियोथेरेपी जो है वो होम सर्विस में बहुत ही स्कैटर्ड है। हम कोशिश ये कर रहे थे कि हम फिजियोथेरेपी को एक कॉरपोरेट की तरह हम उसको डेवलप करें, ताकि जो फिजियोथेरेपिस्ट है या पेशेंट जो है दोनों ही उसका बेनिफिट ले सकें। कई बार ये होता है कि हमारा पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट ले रहा है, उसने ट्रीटमेंट लिया, जब तक पेन हो रहा था उसके बाद फिर वो घर पे बैठ गया, तो अब उसको लगता है कि मैं तो दर्द ख़त्म हो गया है तो आगे ज़रूरत नहीं है फिजियोथेरेपी की। तो इस तरीके की समस्याएं थी। अब जब मैंने स्टार्टअप करना शुरू किया तो कुछ अपोजिशंस रहे, लोगों के कुछ क्वेश्चंस रहे। एक्चुअली चूँकि फिजियोथेरेपी में बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया है तो लोगों के जो धारणा है वो अलग अलग रही। लोगों ने कहा कि ऑनलाइन फिजियोथेरेपी में आप क्या करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि पेशेंट, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि पेशेंट का दर्द कम हो गया, पेशेंट घर पे बैठ गया या अपने काम में चला गया, वो क्या उस पेशेंट को दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं होगी? जब तक हम उसको रिहैब नहीं करते हैं प्रॉपरली तब तक ये प्रॉब्लम हो सकती है।
पेशेंट को हमने एक्सरसाइज सिखा दिया, पेशेंट घर जाके एक्सरसाइज कर रहा है, महीनों वही एक्सरसाइज कर रहा है, उसमें चेंजेस नहीं कर रहा। कई बार उसके लिए समस्या होगी कि टाइम नहीं है, जॉब में है, छुट्टी नहीं मिल पा रही है, दूर है, तो इन सब का सोल्यूशन जो है हम इस तरीके से दे सकते हैं कि हम ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं उसमें। यानी कि आपने डिस्टेंस और टाइम दोनों को सेव जी, किया हुआ जी। है, और आपने जैसे बोला कि लोगों के बड़े सारी गलतियां वहाँ पे कर लेते हैं और जिसका पूरा लाभ वो फिजियोथेरेपी का नहीं उठा नहीं मिल पाते हैं, पाता। जिसमें सबसे ज़्यादा होता है डिसकंटिन्यूशन कर देना जी। अपने ट्रीटमेंट को। जी। जब डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो प्रोटोकॉल जो प्रॉपर है वो कहीं ना कहीं पे उनको नहीं मिल पाता है, हाँ। जिसके कारण वो वापस से अपनी परेशानी को पैदा कर लेते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण होता है कि जब हम फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं तो शॉर्ट टाइम हम उसका बेनिफिट ज़रूर लेते हैं, और एक टाइम के बाद हमारा एक आम तौर पे एक सेंटेंस होता है कि जब तक हमने कराया हमें आराम मिला, उसके बाद हमें आराम नहीं मिला। शायद कमी यही होती है कि जो प्रोटोकॉल उसे बात के लिए भी मिलना चाहिए था वो फॉलो अप नहीं हो पाता। वो फॉलो अप नहीं हो पाता है। अगर मैं आपकी बात करती हूँ कि आपने बताया कि आपके पास टीम आती है, आप उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, जी। ऑलरेडी वो तो क्वालिफाइड है, तो फिर क्या खास ट्रेनिंग आप लोग पहुँचाते हैं? खास ट्रेनिंग तो नहीं कहेंगे, एक तरह से चीज़ों को ब्रशअप करके इंटीग्रेट करना है। डॉक्टर हैं, उन्होंने पढ़ा है, सारी चीज़ें समझी हुई हैं उन्होंने, जो एडवांसमेंट वो सीख रहे हैं उनको इंटीग्रेशन कैसे करना है। एक पेशेंट को, जब आपके पास पेशेंट आ रहा है तो डॉक्टर को हम ट्रेन इस तरीके से कर रहे हैं कि आप अपनी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसको आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, किसी पेशेंट को शॉर्ट ड्यूरेशन में कितना अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, या अपनी प्रैक्टिस को कैसे इम्प्रूव करें। तो ये सारी चीज़ें जो है हम ट्रेनिंग में बता रहे हैं। दूसरा, ये जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है, हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे जितने भी एसोसिएट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो आकर के पर्टिकुलरली यहाँ पे उन फिजियोथेरेपिस्ट को ट्रेनिंग देते हैं। ड्राई नीडलिंग है, कपिंग है, ISTM है, मोबिलाइजेशन मैनुअल थेरेपी है, ये सारे का इंटीग्रेशन करके जो बच्चा पढ़ के आया है, जो फ्रेश पास आउट हुआ है, उसने जो भी पेशेंट्स देखे हैं उनके एक्सपीरियंसेस क्या रहे उनको गैदर करना, उनके केसेस को डिस्कस करना, उसके अकॉर्डिंगली उसमें इंटीग्रेशन करके नया ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल या एक सेट ऑफ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डेवलप करना, सो दैट कि पेशेंट को भी बेनिफिट जल्दी मिले और अपनी प्रैक्टिस भी आप अच्छे से कर सकें। अच्छा, यानी से इस बात से सिर्फ मैं ये समझ में आता है कि जो आप लोग ट्रेनिंग देते हैं वो आपका जो माहौल है, जिस तरीके से आपने इंटीग्रेट किया है ट्रीटमेंट जी। को, क्योंकि वो एक बोलना चाहिए मोनोटोनस तरीके से पहुंचना चाहिए, हाँ। अलग अलग सबको नहीं पहुंचना चाहिए, एक क्लियरिटी होना चाहिए ट्रीटमेंट की, उस तरीके से आप उनको ट्रेन करते हैं। आपकी बात से थोड़ा सहमत हूँ, थोड़ा नहीं जी, हूँ। बिल्कुल, रीज़न यह है कि अलग अलग पेशेंट जो है उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट हो हाँ। सकती हैं। तो मोनोटोनस ट्रीटमेंट यदि हमने कर दिया तो वो मोनोटोनस ट्रीटमेंट जो है वो वैरी करेगा, अलग अलग उसके रिजल्ट्स वैरी कर जाएंगे। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है उसको किस तरीके से डिज़ाइन करना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, किस स्टेज पे क्या चेंजेस लाने चाहिए, पेशेंट की काउंसलिंग कैसे होनी चाहिए। पेशेंट फिजियोथेरेपी में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम पेशेंट से इंटरेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन उसकी समस्या के लिए उसकी काउंसलिंग नहीं कर रहे। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ों का इंटीग्रेशन कैसे होना चाहिए, आपका जो ट्रीटमेंट अप्रोच है उसको किस तरीके से हम चेंज करें कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी बेनिफिट मिले, इस पे ध्यान देते हैं। अगर मैं बात करती हूँ और भी तरीके से लोगों को जोड़ने की, तो आपका स्टार्टअप आगे क्या भविष्य देखता है? आप कहाँ देखते हैं अपने आप को? हमारी कोशिश है कि अगले 3 साल में हम कम से कम 10 और शहरों में अप्रोच कर सकें जहाँ पे हम फिजिकल सेंटर्स अपने स्टार्ट कर सकें। तो इसी में हम अभी लगे हुए हैं आगे के लिए। अन स्टार्टअप से आपका स्टार्टअप कैसे अलग है? बेसिकली जो हमारा पर्पस था वो ये था कि हम 2 तरीके से लोगों को सर्विस प्रोवाइड करें। एक तो होम बेस्ड सर्विस जो होती है वो हम प्रोवाइड करें, क्लिनिकल सेटअप्स हैं, क्लिनिकल सेटअप के साथ साथ में होम बेस्ड सर्विस हो गई, और साथ ही साथ में पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट है, जो पेशेंट को हमने इनिशियल ट्रीटमेंट दिया उसका फर्दर फॉलोअप जो है, उसी पार्ट को लेकर के हमने ऐप का जो कॉन्सेप्ट था उसको डेवलप किया ताकि पेशेंट के रिकॉर्ड्स जो हैं वो पूरे हमारे पास रहें। पेशेंट जब हमसे कांटेक्ट करना चाहता है तो उस रिकॉर्ड को हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं सबके अलग अलग पैनल हैं, वो अपने पेशेंट की इन्फॉर्मेशन सारी वहाँ से देख सकते हैं और तुरंत के तुरंत वहाँ पे उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उनको एडवाइस कर सकते हैं, या उनका जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो है, प्रेजेंट कंडीशन है, वो कहीं आपकी पुरानी समस्या से जुड़ी हुई तो नहीं है, उसको असेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा कुल मिला के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आप समाज में एक बोलना चाहिए स्थापित करना चाहते हैं स्टार्टअप को, ताकि बेहतर स्वास्थ्य उन तक पहुंच सके समाज में। और इसी के साथ में मैं एक संदेश आपसे जानना चाहती हूं कि क्या संदेश आप हमारे तमाम दर्शकों को देना चाहते हैं स्टार्टअप को लेके और आपकी सुविधाओं को लेकर?
फिजियोथेरेपी को पिछले कुछ दिनों में जब कोविड का समय आया तो बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प हुई। लोगों की जो समस्याएं थी उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया फिजियोथेरेपी ने। लोगों को अवेयरनेस बढ़ी कि फिजियोथेरेपी जो है वो किस तरीके से उनको हेल्प कर सकती है। ये सिर्फ जॉइंट पेन की समस्या के लिए नहीं है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के लिए नहीं है। विगत सालों में जो स्पोर्ट्स में हमारे हिंदुस्तान ने इतना इम्प्रूवमेंट किया है उसमें भी फिजियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल रहा। तो अब फिजियोथेरेपी जो है वो एक अलग स्टेज पे आ चुकी है, अलग लेवल पे आ चुकी है, और फिजियोथेरेपी से आप किस तरीके से अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बेनिफिट को किस तरीके से ले सकते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल, यहाँ पर आप समय निकाल कर आए डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ पे हमने चर्चा करी सफल युवा उद्यमी स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव जी से, जो कि सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं और इसी के साथ में प्रिंसिपल है निजी संस्था में। तो दर्शकों, आज जो है कुल मिलाकर डॉक्टर्स डे तो नहीं था, लेकिन हमने पूरी स्वास्थ्य की जानकारी आप तक पहुँचाई है, क्योंकि हमें लगता है अगर हम बेहतर कल देखना चाहते हैं तो बेहतर स्वास्थ्य अगर होगा तभी हमारा बेहतर कल होगा। इसी के साथ में नमस्कार एमपी सोमवार से लेकर शनिवार तक हम आपके बीच में लेकर आते हैं 12 से 1 बजे के बीच में। हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा, नमस्कार एमपी देखिएगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।